नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड के आप सब मेरे लिए तत्पर हैं, आतुर हैं। आप सबके बीच अपने हेडक्वार्टर बस्ती से आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव। बहनों और भाइयों, दोस्तों, अभी एक ग्रुप में एक पोस्ट आई और मैंने उस पोस्ट को जब खोल करके सुना तो पोस्ट पर एक इंटरव्यू चल रहा था और इंटरव्यू को प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में सीधे मेरे ऊपर फोकस किया गया। मेरे ऊपर का तात्पर्य हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में महत्वपूर्ण सिद्धांत एंजाइम सिद्धांत को चैलेंज किया गया। अब इससे पहले कि मैं बात आगे बढ़ाऊं, मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, दरअसल ये पटना बनाम पटना की लड़ाई थी और पटना से चलती हुई ये गाज़ियाबाद दिल्ली पहुंची और वहां से सीधे स्पेशल स्पीड पोस्ट द्वारा बस्ती को भेज दिया गया। मेरा मतलब आप समझ रहे होंगे। एंजाइम्स थियरी पटना से ही चली, पटना से ही इसका प्रचार प्रसार हुआ, पटना से चल के ये कानपुर पहुंची, कानपुर से ये दिल्ली गई, दिल्ली से गाज़ियाबाद और पूरे देश में गई और वहां से आकर के बस्ती से इसने अपना पैर जमा लिया। डॉक्टर रमाशंकर जी और उनकी टीम ने 1982 के आसपास इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में एंजाइम सिद्धांत को एक कोयले के इंजन पर चढ़ाया था और धीरे धीरे वो ट्रेन बढ़ती बढ़ती डीजल इंजन तक कानपुर पहुंची और मैंने सिर्फ उसमें इलेक्ट्रिक इंजन को जोड़ करके थोड़ा तीव्र गति से पूरे देश में भ्रमण करा दिया। अब इस एंजाइम्स थियरी को चैलेंज करने वाले साथी को जवाब तो देना चाहिए। अब यहाँ पे इससे पहले कि मैं कुछ और कहूँ, मेरा एक सवाल, इंटरव्यू देने वाले साथी पटना के हैं, एंजाइम थियरी पटना से चली, पटना के ही लोग थे और उन्हीं लोगों के साथ इनके परिवार के सीनियर सदस्य लोग कार्य भी करते थे, यानी डॉक्टर रमाशंकर जी के साथ मिलजुल करके कार्य करने की जो एक मुहिम चली थी उस समय, उन सब में ये सब सदस्य थे। एंजाइम्स थियरी 1982 से 2022 तक आई, बीच में कुछ दिनों इसको ब्रेक किया गया। डॉक्टर वी कुमार जी के इलेक्ट्रोहोम्यो न्यूज़ में इसका प्रचार प्रसार लगातार 4 वर्ष तक रहा। 1986 से लेकर के 90 तक तो एंजाइम थियरी बिल्कुल अखबारों में छाई रही। होम्यो गजट ने भी इसका प्रकाशन किया, विभिन्न पत्रिकाओं ने भी प्रकाशन किया और रमाशंकर जी जब तक जीवित रहे तब तक किसी भी वक्ता के बोलने की हिम्मत नहीं थी, या यूँ कहें कि लैक ऑफ नॉलेज, जो आज जिस बात की वो चर्चा कर रहे हैं, मैं ये कह दूं कि लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ एजुकेशन जिसकी चर्चा उन्होंने अपने इंटरव्यू में की है, ये उन दिनों के लोगों के पास ही रहा होगा या उनके वो लोग रहे होंगे जो एंजाइम थियरी के खिलाफ बोल नहीं सकते थे। अब इससे पहले कि मैं फिर कुछ कहूँ, मेरा सीधा सवाल इंटरव्यू देने वाले उस युवा साथी से है कि 1982 से लेकर के 2020 यानी 17 अप्रैल 2020 को जब डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने पहला लेक्चर दिया था ऑनलाइन, तो रात में आपने हमको फ़ोन करके कहा था कि आप एंजाइम थियरी के प्रसारण को बंद कर दीजिए, इससे आपका नुकसान होगा। मैंने कहा था कि मैं लोगों को सच्चाई बताऊंगा। यानी 1982 से ये थियरी चली एंजाइम्स की और 2020 तक आप और आपके परिवार के लोग शांत रहे। ऐसी क्या बात आ गई कि 2020 में आप अचानक इसके विरोध में आ गए? 2020 के पहले तक आप कहाँ थे? इतने लंबे समय अंतराल तक आपने एंजाइम थियरी के विरोध में कोई बात क्यों नहीं कही? मुझे लगता है कि पटना बनाम पटना न होकर के अब ये गाज़ियाबाद बनाम बस्ती हो गई है। क्योंकि आपने मेरा नाम नहीं लिया तो मैं भी आपका नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इंटरव्यू देने वाले हमारे युवा साथी ने जो बायो एनर्जी की बात की कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ बायो एनर्जी हैं, तो क्या बायो एनर्जी का तात्पर्य आप समझते हैं? आप भौतिक शास्त्र के संभवतः ज्ञाता रहे हैं, संभवतः, क्योंकि मेरे पास आपका बायो लिटरेचर नहीं है। मुझे ये भी स्रोतों से बताया गया कि आप MBA कर चुके थे, आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिजनेस माइंडेड व्यक्ति थे और आपने अपने परिवार के बिजनेस को चलाने के लिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जैव ऊर्जा को जबरदस्ती लाके डाल दिया। शायद आपको याद होगा कि प्रयागराज के मंच पर जहां आप और आपके परिवार के लोग बायो एनर्जी का प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पे भाभा परमाणु अनुसंधान और इसरो के वैज्ञानिक मालवीय जी उपस्थित थे मंच पर और मैं उस कार्यक्रम का एंकर था। और जैसे आपने वो प्रयोग किया था तो मालवीय जी ने कहा था इस तरह के प्रयोग हास्यास्पद हुआ करते हैं और इस तरह के प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए, परिणाम इसके अच्छे नहीं होते हैं। और जहाँ तक भौतिक शास्त्र की बात है, आप बार बार इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इलेक्ट्रॉन की गति को नकार देते हैं, आप होम्योस्टैटिस्टिक्स को नकार देते हैं। और फिर मैं तो सीधा सवाल आपसे कर रहा हूँ कि क्या जीव विज्ञान के अतिरिक्त कोई अन्य ज्ञान भी चिकित्सा शास्त्र के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है?
जी हाँ, हो सकता है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, बायोकेमिस्ट्री, जीव विज्ञान सब महत्वपूर्ण है, लेकिन एक गैर जीव विज्ञान का ज्ञाता किसी चिकित्सा शास्त्र के बारे में विस्तृत व्याख्या नहीं कर सकता, न वो अपने मत किसी को थोप सकता है। मैं समझता हूँ जो मेरे पास ज्ञान है, जो मेरे पास जानकारी है कि जीव विज्ञान से आपका दूर दूर तक का नाता नहीं है, और आप केवल और केवल अपने एक स्पेशल प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रोहोमोपैथी में आए। इलेक्ट्रोहोमोपैथी में आपको बिजनेस का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिखाई पड़ा कि यहाँ पे लोग इलेक्ट्रोहोमोपैथी को खिलवाड़ समझते हैं, केवल आप अपना बिजनेस कर ले जाएंगे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के नाते, एक पर्टिकुलर रोग पर उसकी चर्चा करने के नाते, और विशेष करके कुछ वरिष्ठ विशिष्ट व्यक्तियों के संपर्क में आने के कारण आपने इलेक्ट्रोहोमोपैथी के एंजाइम थ्योरी का विरोध करने का एक मुहिम मेरे भाई बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा पैसा आप इंटरव्यू पर भी आप प्रसारण कराते हैं, बहुत अच्छे एंकर के साथ आप जुड़ते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें, आप पैसा दे करके इंटरव्यू कराते हैं और मैं बिना पैसे के लोग मुझे इंटरव्यू के लिए ढूंढते हैं। मैं अपने इसी चैम्बर में बैठा रहता हूं और जयपुर, हैदराबाद, होशियारपुर, नई दिल्ली, दरभंगा, पटना, पंजाब के आप भटिंडा, तमाम कितने शहरों के नाम मैं गिनाऊंगा आपको, जयपुर से लोग मेरा इंटरव्यू अपने उस रूम से लेते हैं जहाँ वो बैठे और मैं यहाँ से जवाब सवाल देता हूँ, और मुझे ये नहीं पता रहता है कि वो मुझसे क्या सवाल करेंगे, मैं अपने विवेक से उसका जवाब देता हूँ। लेकिन आप तो पहले से सवाल दे करके ले करके आते हैं अपने लैपटॉप पर, उसको फीड करके लाते हैं और उसके बाद वही सवाल का आप जवाब देते हैं। कल आपने एक बात कहा कि एंजाइम थ्योरी की व्याख्या करने वाले लोगों के पास लैक ऑफ एजुकेशन और लैक ऑफ नॉलेज, फिर आप थोड़ा सा समझे, आपने कहा लैक ऑफ एजुकेशन नहीं हो सकता है विज्ञान के जानकार हो, विज्ञान के विद्यार्थी हो, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज है। मेरे भाई, लैक ऑफ नॉलेज मेरे पास है या लैक ऑफ नॉलेज आपके पास है? आप भौतिक शास्त्र के आधार पर जैव ऊर्जा को इलेक्ट्रोहोमोपैथी की औषधियाँ बता रहे हैं, और मैं फुल ऑफ नॉलेज और फुल ऑफ एजुकेशन के आधार पे इलेक्ट्रोहोमोपैथी की औषधियों को जीवित कोशिकाओं की एंजाइम्स की बता रहा हूँ। एंजाइम्स एक निश्चित तापमान पर कार्य करते हैं, एंजाइम्स एक निश्चित पीएच मान पर काम करते हैं, एंजाइम की एक अपनी अलग विस्कोसिटी होती है, एंजाइम की अपने कार्य करने की एक अलग प्रणाली होती है, वो किसी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में भाग नहीं लेता, चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो या बायोकेमिकल रिएक्शन हो, वो केवल मोटिवेट करता है, और मोटिवेट करने के बाद वो अपने आप को उस क्रिया से अलग कर लेता है, और इसीलिए उसका जो वेट क्रिया में जाते समय होता है वही क्रिया के समाप्त के बाद भी उसका वेट होता है। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। बायोकेमिस्ट्री अगर आपने टच किया हो तो मोटी मोटी किताबें दिखाना आपके फुल ऑफ एजुकेशन या फुल ऑफ नॉलेज नहीं हो सकता। किताबें तो मेरे पास भी बहुत सी लगी हुई हैं, इनमें से शायद आपने कोई किताब देखी भी ना हो। और जहाँ तक आपने कहा कि सिस्टमैटिक ने कभी भी अपने किसी स्टेटमेंट में एंजाइम्स की बात नहीं की, अगर उन्होंने की होती तो शायद उस पर चर्चा होती। मुझे आप बताएं कि अभी एक आपके ही इंटरव्यू के नीचे एक सवाल आया था, मोहम्मद हकीम अंसारी जी ने आपसे सवाल किया कि डाइल्यूशन कितने प्रकार के हो सकते हैं और आप कितने डाइल्यूशन के बारे में बता सकते हैं। तो शायद आपने या आपके सहयोगियों ने लिखा कि मैटी जी ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डाइल्यूशन बताया था, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 30, 200, 60, 1000, 10,000 को जो है अन्य लोगों ने बताया, और डॉक्टर NL सिन्हा ने बताया, आपने लिखा है। और फिर आपने लिखा कि मेरे यहाँ यानी सेहत के यहाँ जो आपने वहाँ नाम लिखा गया, मेरे यहाँ 1 से लेकर के 1000 तक के डाइल्यूशन दिए जाते हैं। अब आप अपने ही सवाल में फंस गए। आपने कहा मैटी जी ने कहीं पर एंजाइम्स की चर्चा नहीं की, तो क्या मैटी जी ने डाइल्यूशन 1, 2, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के बाद की किसी चर्चा की थी? अगर उन्होंने चर्चा नहीं की तो आपने 1 से लेकर के 1000 डाइल्यूशन कहाँ तैयार किए? और आप लोग डाइल्यूशन को बता करके कहलाना क्या चाहते हैं? किसी अन्य चिकित्सा पद्धतियों की नकल को करके आप इलेक्ट्रोहोमोपैथी का बैनर लगाना चाहते हैं, यानी ढोल में पोल बताना चाहते हैं सरकार को भी और समाज को भी और सामने वाले को भी। हम जब थर्ड D3 से या थर्ड डाइल्यूशन से हम अपने ब्लड और लिम्फ के जो हमारा कंसंट्रेशन है, हम उसको जब मैच कर ले जाते हैं तो हमारी D3 से दवाएं काम करना शुरू कर देती हैं, और D3 का जो कंसंट्रेशन है वो हमारी बॉडी के लिम्फ और ब्लड का कंसंट्रेशन से मैच कर जाती है। तो जब ये हम वहाँ पे उसको मैचिंग करा लेते हैं तो हमको उसको आगे डाइल्यूट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? और डाइल्यूट करना हम केवल वहीं तक डाइल्यूट करते हैं जहाँ तक हमारे ब्लड की मैचिंग नहीं हो जाती है, लिम्फ की मैचिंग नहीं हो जाती है, और जैसे ही वो मैचिंग हो जाती है वैसे हम उसको आगे प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप लोग कहते हैं कि डाइल्यूशन 1000वां डाइल्यूशन तक जाइए। इसका मतलब हो गया सीधा सा कि आप किसी अन्य चिकित्सा पद्धतियों की औषधियों का प्रयोग करते हैं, उस पर इलेक्ट्रोहोमोपैथी का लेवल लगाते हैं और उन्हीं के तरीकों से आप उसको डाइल्यूट करके ही प्रयोग करना देखते हैं, तभी आपको सफलता मिलती है। कोहेवेशन प्रोसेस से कितनी दवाएं आपके यहाँ बनी? और मैं तो आज आपसे सीधा सवाल कर रहा हूँ कि आपका लैब है कहाँ जहाँ आप इलेक्ट्रोहोमोपैथी की दवाएं बनाते हैं? और आपने चर्चा किया कि आपने आरी का विश्लेषण कराया तो उसमें आपको क्या मिला, क्या
तो आप 200 साल पहले मैटी की बात करते हैं, मैटी जी ने जहाँ पर ट्रेन छोड़ी थी क्या वहीं पे ट्रेन छोड़ दी जाए? आप बार बार कहते हैं कि इनका अपना शोध हो सकता है, इनका अपना मानना हो सकता है। ये मेरा शोध नहीं है। शोध तब अच्छा माना जाता है जब उसको कम से कम 50 से 100 और 200 या 1000 लोग प्रयोग करते हैं। D3 से जब से मैंने 2020 से अपना मुहिम ऑनलाइन जारी किया है, तब से कम 2000 चिकित्सकों के मोबाइल नंबर, उनके कॉल, उनके एड्रेस, उनके स्थान, उनके कार्य करने की जगह मेरे पास सुरक्षित है। जो लोग मेरे D3 के बताए गए 450 ml के फार्मूले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको उनकी प्रैक्टिस में 4 गुना लाभ बढ़ता जा रहा है। जरा आप अपने बताएं कि आपने अपने पिछले जितने दिनों से आप अपने आप को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में समर्पित कह रहे हैं, मैं नहीं जानता आप कितने दिनों से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में है। मैं तो आपके परिवार के वरिष्ठ सदस्य को जरूर जानता था, मैं तो ये नहीं जानता था, मैं तो आपको बिजनेसमैन ही समझता था। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में काम करें, तो जितने दिनों से आपने काम किया, मुझे किन्हीं 1 या 2 ऐसे प्रैक्टिशनर्स बता दिए, उनका एड्रेस बता दिए, मैं वहाँ पे सर्वे करा लूँ, मैं वहाँ पे अपनी टीम भेज दूँ जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से प्योर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहाँ पर कहीं भी कोई अन्य चिकित्सा पद्धति का प्रयोग नहीं किया जा रहा। और मैं आपको ऐसे सैकड़ों चिकित्सकों के नाम, उनकी क्लिनिक का एड्रेस, उनके फ़ोन कॉल नंबर दे सकता हूँ। और मेरी जो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन आई है उसमें भी लगभग मैंने कई साथियों के नाम भी और उनके पते भी दिए हैं। मेरे भाई, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ एंजाइम्स ही हैं, एंजाइम्स के सदृश नहीं हैं, बल्कि एंजाइम्स ही हैं, क्योंकि इनका साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये जा करके हमारे शरीर के भौतिक रासायनिक क्रियाओं में कोई प्रक्रिया नहीं करती। इसीलिए इनका ना अग्रेवेशन दिखाई पड़ता, ना साइड इफेक्ट दिखाई पड़ता है। और अगर आपके डाइल्यूशन को हम ज़्यादा कर दें या कम कर दें, या आप जिन दवाओं को बताते हैं, जो शीशी आप बेचते हैं 5600 रुपये की, क्या वो शीशी आप पी सकते हैं? मैंने तो अभी प्रयागराज में परसों अपनी एक मेडिसिन को उठाया और पूरी शीशी पी गया, और आज मुझे 4 दिन हो गया प्रयागराज से आए, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कोई चूँकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों का सबसे बड़ा जो रूप है कि यदि हमारे शरीर में उन औषधियों की आवश्यकता नहीं होगी, तो वो हमारे शरीर में एज ए सबसाइड कर जाएंगी, वो हमारे टिश्यू फ्लूइड में। और ईसीएफ पर, ईसीएफ आप जानते हैं क्या होता है? शायद आप जानते ही नहीं होंगे नाम, लेकिन चलिए मैं सवाल क्यों करूँ ज़्यादा, चूँकि आप बायोलॉजी के जानकार नहीं, आप तो भौतिक शास्त्र और बिजनेसमैन MBA के जानकार हैं, केवल आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बिजनेस चमकाने अपना आए हैं। चूँकि आपके बिजनेस इस समय कुछ डाउन चल रहे हैं, जहाँ जहाँ आपने अपनी संस्थाएं खोली, उन संस्थाओं पे अब संभवतः कार्य होना बंद, कहीं पर बिल्कुल बंद हो गया और कहीं पर धीरे धीरे बंद हो रहा है। जिन लोगों ने आपसे संपर्क किया, वो लोग या तो आपसे धीरे धीरे कट रहे हैं या तो आपसे बिल्कुल दूर हो गए हैं, जो मेरे पास स्रोत से सूचनाएं हैं। लेकिन उसी के साथ जरा मेरा आकलन कर लीजिए, 2020 में अगर मुझे गिने चुने लोग डॉक्टर वी कुमार का PA या एक स्टेज का एंकर जानते थे, 2020 से लेकर के 2022 अप्रैल, यानी केवल 2 साल में मुझे देश के हजारों साथियों ने ही नहीं जाना, बल्कि देश के हर राज्य के, हर प्रांत के, हर जिले में लगभग 5 से 10 चिकित्सक मेरे अनुयायी बने, मेरे शुभचिंतक बने। और अभी आपको बता दूं कि मैं अभी नैनीताल और रानीखेत मंसूरी की यात्रा पर निकला था, तो हमारे साथ गैर चिकित्सक साथी हमारे ग्रुप में थे, और मैं जिन शहरों से निकला हूं वहां के शहरों के डॉक्टरों ने मेरा स्वागत किया है। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नाम पर मैंने वहां पर जो चमत्कार लोगों को दिखाए हैं कि देखिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में भी डॉक्टर्स हैं इस शहर में, हर शहर के डॉक्टर निकल के मेरे साथ आए हैं, चाहे वो बरेली के डॉक्टर मनोज मिश्रा रहे हों, या हरदोई के डॉक्टर PK श्रीवास्तव रहे हों, या डॉक्टर प्रवीण सरकार रहे हों, या अल्मोड़ा के डॉक्टर SK भारद्वाज रहे हों, सभी लाइन में थे। नैनीताल रानीखेत में हमको डॉक्टर मिले, हल्द्वानी में हमको डॉक्टर मिले इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के, जो सब हमारे रूट चार्ट को देख के हमसे मिलने आए थे स्टेशन पर। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है क्या? आप तो पहले से या तो प्रचार कराते होंगे या डोनेशन सिस्टम में आप उनको कुछ प्रोवाइड करते होंगे। आप बस्ती जहां पर जो चिकित्सालय का उद्घाटन करने आप आए थे बड़े जोर शोर से, जरा उसका आज पता करिए क्या स्थिति है। इंदौर में जहां आपने बहुत जोर शोर से माइक लगा करके और लान में टहल टहल के अपना इंटरव्यू दिया, जरा वहाँ का भी हालचाल आप पता कर ले कि वहाँ पर अब आपकी क्या स्थिति है। दिल्ली का वो संस्थान जो आपने खोलने का दावा किया था, जरा उसका पता कर लीजिए। कानपुर में दामोदर नगर में जिस संस्थान की बात आपने की थी, जहाँ पे आकर के आप बड़े तमगे के साथ अपनी फोटो खिंचा करके फोटो भेजे थे, वहाँ के पता कर लीजिए। केवल अब आइए बायो एनर्जी की बात भी करने, नहीं तो आप कहेंगे आप मैं एक तरफा एंजाइम की बात कर रहा हूँ। बायो एनर्जी, अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ हैं तो क्या एनर्जी किसी भी मात्रा में शरीर में प्रवेश कराई जा सकती है, कम मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में? और बायो एनर्जी है क्या? मैंने तमाम सर्च किया रात से लेकर के आज तक, बायो एनर्जी के तमाम पोस्टेज मेरे पास आई, और बायो एनर्जी में कहीं हमको ये नहीं दिखा कि बायो एनर्जी एक औषध के रूप में प्रयोग की जाए। अगर मैं सच बात करूं तो शायद आपको या सुनने वालों को बुरा लगे, लेकिन कोशिश करता हूं कि मैं एक फसलों, पेड़ों, पौधों, गोबर, मानव मल आदि जैविक वस्तुओं में निहित ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहते हैं। इसका प्रयोग करके ऊष्मा, विद्युत या गतिज ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। धरातल पर विद्यमान संपूर्ण वनस्पति और जंतुओं को पदार्थ को बायोमास कहते हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जैव ऊर्जा एक नवीनीकरण ऊर्जा है, क्योंकि इसके स्रोत कभी ना खत्म होने वाले थे। जैव ऊर्जा हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों अथवा उनके उत्पादों, प्राणियों के उत्पादों का उपयोग किया जाता है।
इसके बाद है वे स्रोत जिनकी मात्रा प्रकृति में निश्चित होती है, अतः इन निरंतर उपयोग से एक दिन पूर्णतः खत्म हो जाते हैं, दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये अमानवीकरण स्रोत कहलाते हैं और इन्हें हम जैव ऊर्जा के स्रोत मानते हैं। एक और आपको बता दें, जैव ऊर्जा के लक्षण क्या हैं? ये नवीनीकरण और सस्ती होती है, इसको स्थानीय स्तर पर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, इसका प्रयोग पर्यावरण प्रदूषण से कम होता है, जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री आसानी से उपलब्ध होती है। जैव ऊर्जा की उपलब्धता कभी शून्य नहीं हो सकती क्योंकि इसका पुनर्निर्माण किया जा सकता है। जैव ऊर्जा की डेफिनेशन और जैव ऊर्जा के सिद्धांत अगर भौतिक शास्त्र के आधार पर आप बताना चाहते हैं तो चिकित्सा शास्त्र में इसका कोई उपयोग नहीं है, चिकित्सा शास्त्र में इसका कोई स्थान नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, फिर आपके सवाल आएंगे, मेरे जवाब आएंगे। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ एंजाइम्स ही हैं, एंजाइम्स ही रहेंगी जब तक कि इनके हानि रहित होने का कोई अन्य प्रमाण आप या आपके अन्य अनुयायी या आपके अन्य साथी नहीं देते। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।